ये जरा आईलाइनर लगा दो प्लीज, मुझसे ठीक से नहीं लग रहा। बार बार मेरा हाथ हिल जाता है और आईलाइनर आंखों में चला जाता है। अरे, तुझे मेकअप की क्या जरूरत है? तू ऐसे ही बहुत ही सुंदर है। एक नेचुरल ब्यूटी क्वीन है तू। अब बस भी करो ना, इतना मक्खन मत लगाओ। सीधे सीधे बोलो, लगाओगी आईलाइनर या नहीं? अरे यार, सच कह रहे हैं हम। तू बहुत प्यारी है। तेरे होंठ इतने गुलाबी हैं, बड़ी बड़ी आंखों पर लंबी घनी पलकें। तुझे क्या जरूरत है सजने संवरने की? अब तू क्या कयामत लाना चाहती है? हटो तुम लोग, मैं खुद ही अपना मेकअप कर लूंगी। वो हमेशा की तरह झुलझुलाकर बोल पड़ी थी। लो, हो गया फिर से इस लड़की को पागलपन का दौरा। सारी कजिन्स उसकी चिड़चिड़ाहट पर हंस पड़ी। हेलो माय ब्यूटीफुल लेडी, मृदुल ने अचानक कमरे में प्रवेश किया। अरे वाह, आप कब आए? हमें तो लगा था कि आपकी फ्लाइट तो रात को आने वाली है। सरप्राइज। मृदुल मुस्कुराया। उसे कमरे में अचानक यूं दाखिल होते देख आलिया ने जल्दी से बेड से दुपट्टा उठाकर अपने सिर पर डाल लिया। मृदुल एक एक करके सब लड़कियों से हाथ मिलाने लगा और फिर उसने आलिया की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं परायों से हाथ नहीं मिलाती, वो तिलमिलाकर बोली और कमरे से बाहर निकल गई। लो, हो गई मृदुल की ओपन बेइज्जती। रिंकी ने मजाक में मोनी से कहा। ये क्या तरीका था आलिया? सरिता बोली, जिसे यह बर्ताव जरा भी पसंद नहीं आया। क्या बकवास कर रही हो तुम सरिता? क्या तमीज नहीं सीखी तुमने? बिना दरवाजा खटखटाए मृदुल ऐसे लड़कियों के कमरे में घुस आया और मैं क्यों मिलाऊं किसी पराये मर्द से हाथ? वो गुस्से में वहां से निकल गई। सॉरी मृदुल, हमें माफ कर दो। दरअसल आलिया थोड़ी अलग सी है। आप इंडिया में नहीं रहते ना, इसीलिए शायद उसकी नेचर समझ नहीं पाए। अलग नहीं, बहुत अजीब है, मृदुल ने गुस्से में कहा। हाँ चाचा और चाची के देहांत के बाद थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। थोड़ी नहीं, पूरी, सबने मिलकर कहा और हंस पड़े। मगर मृदुल अपनी बेइज्जती से तिलमिलाता हुआ गुस्से में कमरे से निकल गया। यार, आलिया का रवैया बहुत खराब था। इतना स्मार्ट लड़का था और फिर भी यूं छोड़ गई। पता नहीं क्या समझती है खुद को। अच्छा छोड़ो उस पागल को, चलो तैयार हो जाओ, हमें मेहंदी के फंक्शन को शुरू करना है, वरना घर में सब शोर मचा देंगे। बबीता ताई भी आ धमकी। इधर आओ लड़की, तुम्हें मृदुल की बेइज्जती करने का हक किसने दिया? ताई, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मृदुल की गलती थी। बकवास बंद करो और अपनी ये मासूम शकल दिखाना बंद करो। मत भूलो कि तुम हमारे रहमो करम पर पली हो। अब वो रोने लगी थी। मैंने ऐसा क्या किया? चुप, झूठ बोलती हो। सारी लड़कियां देख रही थी। तुमने मृदुल के साथ बदतमीजी की। अगर वो जरा बात कर रहा था तो क्या हो जाता? ताई, मृदुल मेरे लिए पराया है। अच्छा अच्छा, बस करो, जैसी माँ थी वैसी ही बेटी। ताई, मेरी अम्मा को कुछ मत कहिए। अपनी माँ की बेइज्जती पर उसका दिल छलनी हो गया। देख लिया तुमने कैसे बोल रही है? आपके लाड़ का ये नतीजा है। अब दो थप्पड़ मारो और निकालो घर से। ताई ने ताऊ से कहा, जो कुछ देर पहले शोर सुनकर आए थे। वो अब सबके सामने हो रही बेइज्जती सह नहीं पा रही थी। मैं मृदुल से शादी हरगिज नहीं करूंगी। वो चिल्लाती हुई कमरे में घुसी। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। रेशमी बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। आंखों में आग और होठों पर सख्ती थी। वो किसी भी कीमत पर ये रिश्ता कबूल नहीं करने वाली थी। क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों? मोनी आई। मैं मृदुल से शादी नहीं करूंगी। प्लीज तुम जाकर बबीता ताई से बात करो, कहो कि आलिया किसी भी हालत में मृदुल से शादी नहीं करना चाहती। मोनी मुस्कुराई। पगली, अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में ऐसा बोलना बंद कर दे अब। लेकिन मोनी, वो मुझे बहुत अजीब निगाहों से देखता है। कल रात मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। मुझे डर लगने लगा है उससे। बेवकूफी मत करो आलिया, तुम्हारा बचपना कब जाएगा? किस्मत से इतना अच्छा रिश्ता मिला है। मृदुल जैसे लड़के को पाने के लिए लड़कियां तरसती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता वो। मुझे लगता है जैसे वह मुझे निगल जाएगा। उफ। सरिता ने बड़ी सांस ली। ये लड़की हमेशा के लिए मृदुल के साथ कनाडा चली जाएगी और मैं? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं भी तो जवान हूँ। अच्छा जा भाई आलिया, तू कनाडा जाकर ऐश कर, हम यहीं सड़ते रहेंगे। सरिता की बच्ची, ज्यादा मत बोल। आलिया ने चप्पल उठा ली। अरे मेरी फटीचर कजिन, ज्यादा चिंता मत कर।
जब मैं मृदुल से शादी करूंगी तभी कनाडा जाऊंगी। वो आएगा तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। वो गुस्से से बिफर पड़ी थी। इससे पहले कि आलिया और सरिता के बीच बहस शुरू होती, मोनी ने बीच में बात काटते हुए कहा, छोड़ो सरिता, तुम भी किस बावली के मुंह लग रही हो। इसका नसीब खुल रहा है और ये लड़की ठुकरा रही है। वैसे मोनी, मेरे समझ में एक बात नहीं आई। सरिता ने आंखें मटकाकर कहा, क्या बात? मोनी ने पूछा। आलिया ने उस दिन मृदुल की जैसी बाट लगाई थी, उसके बाद भी मृदुल उसी से शादी की जिद पर क्यों अड़ा है? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मामला। सीधी सी बात है, मोनी बोली, हमारा हैंडसम कनाडा वाला मृदुल इस भोली भाली लड़की की मासूमियत के आगे ढेर हो गया है। मोनी और सरिता दोनों ही अपनी बात पर खिलखिला पड़ी, लेकिन आलिया का खून खौल गया। मैं अभी जाकर ताई जी से बात करती हूँ। मैं नहीं करूँगी मृदुल से शादी। अच्छे नहीं लगते मुझे वो कनाडा वाले। वह अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ताई बबीता दरवाजे की चौखट थामे उसके सब टुकड़े सुन चुकी थी। अपनी प्रिय सहेली के बेटे को रिजेक्ट होता देखकर बबीता तमतमाती हुई कमरे में दंदनाती हुई घुसी। क्यों री लड़की, दो कौड़ी की औकात है तेरी, हमारे टुकड़ों पर पली बड़ी और अब हम में ही कमियां निकाल रही है। बोल बता, क्या कमी है मृदुल में? बेशर्म कहेगी, कितनी बेवाकी से शादी की बातें कर रही है। बबीता के अचानक आने से आलिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं ताई, मैंने मृदुल को बुरा नहीं कहा। मैं तो बस इतना कह रही थी कि मुझे उनसे शादी नहीं करनी। उसने हिम्मत करके अपनी पूरी बात की। बकवास बंद कर मक्कार लड़की, अब बात से मुकर मत और एक बात कान खोलकर सुन ले। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुझे और अपने सर पर नाचने दूंगी। तुझ जैसी लड़की से आखिर कौन शादी करता? वह तो तेरी किस्मत अच्छी है जो मृदुल को तू पसंद आ गई है और उसकी जिद है कि वह तुझसे ही शादी करना चाहता है और वह कोई दहेज भी नहीं ले रहा है, क्योंकि मेरी सबसे प्रिय सहेली का बेटा है। तुझे तो अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए। पता नहीं मृदुल को तुझ जैसी लड़की में ऐसा क्या दिखा। खैर, जो भी हो, मेरी बला तो टलेगी। मृदुल तो तेरी अदाओं में फंस गया है, जैसे कभी मेरा देवर तेरी मीठी मीठी बोलने वाली माँ पर मर गया था। जैसी माँ वैसी बेटी, चालाक जादूगरनी। ताई, आलिया की आवाज तेज हुई। अब आप मेरी माँ को एक शब्द भी नहीं कहेंगी। वो बेचारी आप सबके जुल्म सहते सहते इस दुनिया से खामोशी से चली गई। मत कहिए मेरी माँ को कुछ। नहीं बर्दाश्त तो होता मुझसे। चाहे तो मुझे मार डालिए, लेकिन मैं उफ तक नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। मोनी और सरिता से उसका ये दर्द देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वो भी क्या करती। यह कोई नई बात नहीं थी। इस घर में हर किसी को जब मन आता आलिया पर गुस्सा निकालने का बहाना मिल जाता। इस घर में हर तरह का आराम था, लेकिन आलिया के लिए कुछ नहीं था। दो वक्त की रोटी भी उसे एहसान करके दी जाती थी, जबकि देखा जाए तो उस घर में उसके पापा का भी हिस्सा बराबर का था। बस कर दे, अब नखरे नहीं। मनहूस कहेगी, अपने माँ बाप दोनों को खा गई, अब क्या रो रो कर हमें खा जाएगी। ताई बबीता की जहरीली बातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। समझा दे अब इसे अच्छे से मोनी। अगले बुधवार को शादी है इसकी मृदुल से, और यह शादी हर हाल में होगी। बचपन से मेरी सहेली ने मृदुल को वह सभी चीज दी है जो उसने मांगी है, और ये लड़की भी उसके लिए बस एक खिलौना ही है। जब जी भर जाएगा तो इसे भी कूड़े में फेंक देगा। पर हमें क्या, हम तो अपना फर्ज निभा चुके होंगे। फिर जहाँ जाए वहाँ जाए, यहाँ लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। ताई के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर उसका दिल कांप गया। आंखों में आंसू उमड़ आए। वो अनाथ थी ना, इसीलिए सबकी सुनती थी, और अब न जाने कब तक उसे अनाथ होने की सजा भुगतनी पड़ेगी। उसके दिल में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था, जैसे जिंदगी उसकी मुट्ठी से फिसलती जा रही हो। बेबसी और गुस्से की मिलीजुली हालत में वो अपने कमरे के कोने में दुबक कर बैठी रो रही थी। कल शाम की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। मृदुल से शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। मैं मर जाऊंगी, पर ऐसा नहीं होने दूंगी। उसे अब कोई ठोस कदम उठाना था। रात का अंधेरा गहराते ही आलिया ने एक अहम फैसला कर लिया। जब सब सो जाएंगे, वह खुद जाकर मृदुल से बात करेगी और इस रिश्ते से साफ साफ इनकार करेगी। शायद मृदुल मेरी बात समझ जाए। यही उम्मीद लिए वो नादानी
जवानी में एक ऐसा कदम उठाने जा रही थी जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। मृदुल का परिवार कनाडा में रहता है। यहाँ पर मृदुल थोड़ा पहले आ गया था, जबकि उसकी बाकी की फैमिली के लोग शादी से 2 दिन पहले ही आएंगे और मृदुल आलिया के घर में ही रुका हुआ था। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थी। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। आलिया को पूरा इत्मीनान था कि सब सो चुके हैं। अलमारी से उसने अपना दुपट्टा निकाला, सिर पर ओढ़ लिया और खुद को पूरी तरह ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मासूमियत, उसकी हया और उसका संकोच सब उस दुपट्टे में समा गया हो। अब वो दबे पांव मृदुल के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। रात की खामोशी इतनी घनी थी कि उसे अपनी दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। मृदुल के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद दिख रहा था, लेकिन हल्का सा धक्का देने पर वह खुल गया। कमरे में एक मध्यम पीली रोशनी फैली थी। अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई अंदर न आ सके और वो पूरी तसल्ली से मृदुल से बात कर सके। आलिया ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मृदुल, मृदुल, वो धीमी आवाज में लगातार उसे पुकार रही थी। उसे लगा शायद मृदुल सो रहा है। ऐसा करती हूँ, वापस चली जाती हूँ, बाद में बात कर लूंगी, उसने दिल में सोचा। मगर अगले ही पल सोच को झटक दिया। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मुझे अपनी बात कहनी ही होगी। मुझे इस रिश्ते से इनकार करना है। बस यही सोचकर वह धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ी। मृदुल बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद में नहीं था। पास ही एक खाली शराब की बोतल पड़ी थी और उसकी आंखें नशे से बोझिल थीं। कमरे में शराब की हल्की गंध फैली हुई थी। कौन है? मृदुल की भारी आवाज गूंजी। मृदुल, मैं हूँ आलिया। उसकी आवाज सुनते ही मृदुल चौंक गया। वह नशे में लड़खड़ाता हुआ उठने लगा। उसकी आंखों में नशे की धुंध थी, मगर सामने खड़ी आलिया की मासूमियत और सादगी ने उसे एक पल के लिए थमा दिया। उजली रंगत वाली सीधी सी लड़की को देखकर वह कुछ पल ठहर गया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उसके मन में सवाल कौंधा। मृदुल, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आप ताऊ और ताई को मना कर दीजिए प्लीज। आलिया अब नजरें झुकाए उससे कह रही थी। उसकी आवाज ने मृदुल को एक झटके में वर्तमान में ला खड़ा किया। आलिया की झुकी निगाहें, कांपते हुए हाथ और मासूम चेहरा, सब कुछ एक पल को मृदुल के मन में कुछ नर्म सा असर छोड़ गया। लेकिन आलिया ये नहीं समझ पाई कि उसका ये सादापन उस शख्स के सामने है जिसकी चेतना पर नशे का कब्जा है और अब किसी भी हद तक जा सकता है। आलिया, इधर आओ, मेरे पास बैठो, मृदुल ने नशे में लड़खड़ाती आवाज में कहा। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। मैं तो बस यह कहने आई थी कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे सहारा दो। वो उसकी बात अनसुनी करता हुआ उसकी ओर बढ़ा। आलिया घबराकर पीछे हट गई। आपने शराब पी रखी है? उसका स्वर अब गुस्से और अविश्वास से भरा हुआ था। उसने मृदुल को हल्का सा धक्का देते हुए खुद से दूर किया और खुद को संभालते हुए सख्त लहजे में बोली, मृदुल, आप शराब पीते हैं, ये तो गलत है। अब मैं सबको बता दूंगी, ताऊ को, ताई को, सबको, सब जान जाएंगे कि आप क्या करते हैं। अब तो मेरी शादी आपसे कभी नहीं होगी। शुक्र है। ये सुनकर मृदुल हंस पड़ा जोर से। बेशक, और कहो तुम आलिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो आलिया पहले ही भाप चुकी थी, इसीलिए अब पूरी तरह सतर्क हो गई थी। तुम क्या करने आई थी इस अंधेरी रात में एक पराये मर्द के कमरे में? बोलो, क्या जवाब दोगी सबको? उसकी बात पर आलिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वाकई कौन मानेगा मेरी बात? उसने खुद से सवाल किया। सब तो मृदुल की बात को सच मानेंगे। बचपन से ही तो सब मुझे तुच्छ समझते आए हैं। अगर मैं आज अपने हक के लिए खड़ी हो भी जाऊं तो भी कौन सुनेगा मेरी आवाज? बहुत सीधी बनने की कोशिश मत कर आलिया। मृदुल का लहजा अब जहरीला हो चला था। इस घर में तुम्हारी क्या औकात है मुझे मालूम है। कल सबके मुंह में बस एक सवाल होगा, इतनी रात को मृदुल के कमरे में क्या करने गई थी? और मैं, मुझे तो कोई गलत नहीं समझेगा। रही बात शराब की, तो आज तक मेरी माँ तक को नहीं पता चला। तुम क्या साबित कर पाओगी? मगर मगर मृदुल, मैं तो, आलिया की आवाज कांप रही थी, मैं तो बस शादी से मना करने आई थी। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। हा हा हा, मृदुल ने फिर कहका लगाया। कौन यकीन करेगा तुम पर? आलिया की आंखें भर आईं।
कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, काश मैं आज रात यहाँ ना आती, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, काश मैं आज रात यहाँ ना आती। उसके दिल में अब खौफ और बेबसी की जंग छिड़ चुकी थी। उस रात ने जैसे उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। अंधेरे कमरे में वो एक शराबी के साथ अकेली थी। मासूम आलिया का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर की नमी साफ नजर आ रही थी। मृदुल, जो अब पूरी तरह नशे में डूबा हुआ था, उसकी तरफ लगातार देख रहा था। वो घबरा गई। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। उसने हालात की गंभीरता को भांप लिया और वहां से निकलने के लिए दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन मृदुल ने पल भर में उसे पकड़ लिया। उसकी सख्त पकड़ ने उस नाजुक सी लड़की को जकड़ लिया। छोड़िए मुझे मृदुल जी, आलिया ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। उसका आंचल सिर से सरक चुका था। बाल जो कुछ देर पहले क्लिप में बंधे थे, अब खुलकर चेहरे और कंधों पर बिखर गए थे। वक्त जैसे थम गया था। आलिया की मासूमियत, डर और गरिमा दांव पर लगी थी। कमरे में एक अजीब सी बेचैनी भर चुकी थी। मृदुल की आंखें उसके चेहरे पर जम चुकी थी। उसकी सांसें बेकाबू होती जा रही थी। वह उसकी सादगी और डरी सहमी हालत को देखकर बेकाबू हो रहा था। यह कोई आम खूबसूरती नहीं थी, इसमें मासूमियत और बेचारगी की एक अलग ही चमक थी। मृदुल की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह गहरी मदहोशी में डूबा उसे देखता रहा, जैसे वक्त, जमीन और जिंदगी सब कुछ बेमानी हो गया हो। आलिया ने उसकी सांसों से आती शराब की गंध को बहुत पास से महसूस किया और उसका दिल डर के मारे कांप उठा। वह खुद को एक शिकारी के सामने फंसे नन्हे पंछी जैसा महसूस कर रही थी। मृदुल अब धमकाने के मूड में था। उसने आलिया का रुपट्टा कसकर पकड़ लिया और नीचता से बोला, देखो तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। यह दुपट्टा जिसे तुम अपनी इज्जत समझती हो, अब मेरे हाथ में है। अगर शादी से इनकार किया या किसी को बताया कि मैं शराब पीता हूँ, तो मैं सबके सामने यह रुपट्टा दिखाकर तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी और कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आलिया के दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। वह डर और लाचारी की गिरफ्त में थी। मृदुल की धमकी भरी बातें उसके कानों में जहर की तरह उतर रही थी। वह अपनी सांसों को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे चुप देखकर मृदुल तंजिया लहजे में बोला, क्या सोच रही हो मिस आलिया? तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? बोलो, डर क्यों रही हो? मैं गैर नहीं हूँ, तुम्हारा होने वाला पति हूँ। मृदुल जी, कृपया मुझे जाने दीजिए। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अब भी उस दरिंदे की गिरफ्त में थी। मुझे छोड़ दीजिए। चुप, बेहुदा लड़की, मृदुल चीखा। तू बार बार मुझे नीचा क्यों दिखाती है? मैं नफरत करता हूँ तुझसे। अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं, आलिया ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मुझे अपनी पत्नी क्यों बनाना चाहते हैं? वो जैसे अपनी बेइज्जती की वजह जानना चाहती हो। मृदुल ने तंज भरी हंसी के साथ आलिया को देखा और उसके चेहरे पर गुरूर और बदले की झलक थी। लेकिन इससे पहले कि बात और बिगड़ती, अगले ही दिन घर में शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई थी। बबीता ताई ने लाल रंग का कीमती जोड़ा और भारी ज्वेलरी आलिया के सामने रखते हुए फिर से ताने मारने शुरू कर दिए। गौर से देख लो लड़की, ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है और ये डायमंड का हार, जिसे तुमने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। मृदुल जैसा काबिल लड़का मिल रहा है तुम्हें, वरना आजकल अनाथों को कौन पूछता है? आलिया सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखें नम थी और हाथों में लगी मेहंदी पर आंसू की बूंदें गिर रही थी। हर आंसू के साथ वह सोच रही थी, क्या ये जोड़ा और जेवर उसकी खुशियों के गवाह होंगे या सिर्फ एक और धोखा? मोनी उसकी चाचा की बेटी थी और सबसे करीबी बहन, जिससे दोस्ती जैसी थी। खाने के लिए बुलाने आई। आलिया, चलो खाना खा लो, फिर हमें ब्यूटी पार्लर भी जाना है। मोनी की आवाज में स्नेह था। आलिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अपनापन था, लेकिन दिल में बेचैनी फिर भी कम ना हुई। उसके चाचा चाची हैदराबाद में रहते थे और उनकी बेटी सरिता से उसकी कभी ज्यादा नहीं बनी। सरिता और आलिया में अक्सर नोक झोंक होती रहती थी, लेकिन कभी एक दूसरे के लिए बुरा नहीं चाहा। पर चाचा चाची हमेशा आलिया को बोझ समझते आए थे। बात बात पर ताने
डांट और उसके अनाथ होने का मजाक, यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। इस घर में उसके ताऊ जी थे जो बस अपना हुक्म चलाना जानते थे। उनकी बात के सामने किसी की नहीं चलती थी। जब उन्होंने कह दिया कि आलिया की शादी मृदुल से होगी तो किसी की मजाल नहीं थी कुछ कहने की। बेड पर रखा हुआ सुर्ख रंग का खूबसूरत शादी का जोड़ा और भारी ज्वेलरी देखकर मोनी दंग रह गई थी। लेकिन आलिया की आंखों में रौनक नहीं थी। अरे वाह, कितना प्यारा और भारी जोड़ा है ये। लग रहा है किसी बहुत बड़े डिजाइनर का है। और ये चमचमाता हुआ डायमंड ज्वेलरी सेट, उफ, क्या कमाल की चीजें हैं। मोनी आलिया के लिए आए कीमती सामान को देखकर उसके नसीब पर गर्व कर रही थी। अब तो मुस्कुरा दो यार, दुल्हन रानी सर झुकाए यूं क्यों बैठी हो? जरा देखो तो तुम्हारे शादी के जोड़े पर कितना अच्छा काम किया गया है। ये खिला खिला लाल रंग, सच में परी लगोगी परी। उसने आलिया को छेड़ा जो गुमसुम बैठी जाने के इस ख्याल में गुम थी। मोनी की बातों पर उसने हल्की सी झूठी मुस्कुराहट दी थी। काफी देर से वह बबीता ताई की कड़वी बातें सुनकर चुपचाप रो रही थी। मोनी, तुम ही इसे समझाओ बेटा, ये यूं आंसू बहा बहा कर सबके सामने क्या जताना चाह रही है? क्या हम इस पर जुल्म ढा रहे हैं? क्या जबरदस्ती मृदुल से इसकी शादी करवा रहे हैं? नहीं ताई, ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ। आलिया ने धीरे से जवाब दिया। अगर खुश हो तो फिर ये मातम किस लिए मना रही हो? बबीता ताई ने तीखे लहजे में झिड़क दिया। इसी बीच मृदुल भी कमरे में आ गया। आलिया को रोता देखकर मजे लेते हुए बोला, अरे आलिया, तुम अभी तक पार्लर नहीं गई और ये रोनी सूरत किस खुशी में बनाई है? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? इतना हैंडसम लड़का मिल रहा है तुम्हें, कोई चिराग लेकर ढूंढे तो भी नहीं मिलेगा। उसकी आवाज सुनकर आलिया चौंकी और उसे घूरने लगी। उसने मन ही मन सोचा, कितना मक्कार और चालाक इंसान है ये। कल रात मेरे साथ जो बर्बरता की, अब सबके सामने शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। ऐसे क्या देख रही हो मुझे आलिया? क्या खा जाओगी निगाहों से? मृदुल उसके ऊपर फप्तियां कसता जा रहा था। अरे छोड़ बेटा मृदुल, तू क्यों इसके लिए अपनी जान जला रहा है? बबीता ताई बोली, ये लड़की तो शुरू से ही ऐसी है। मैंने तो इस पर तरस खाकर अच्छा सोचा, लेकिन देखो इसके नखरे। ताई, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप यूं बातें सुना रही हैं? आलिया का चेहरा आंसुओं से भीग गया। चलो उठो आलिया, हमें पार्लर जाना है, अब बहुत देर हो रही है। मोनी ने बात संभालते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी पार्लर। वो चिल्लाई, नहीं करनी मुझे मृदुल से शादी। क्या ऐसे होते हैं अपने? क्या ऐसे होते हैं ताई और ताऊ? भतीजी के साथ ऐसा बर्ताव? अफसोस है मुझे कि मेरा कोई नहीं, कोई भी नहीं। उसकी चीखें, आंसू और दर्द से भीगा चेहरा देखकर सब सन्न रह गए। मगर तभी बबीता ताई ने गुस्से में आकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। देख मृदुल, ये है तेरी पसंद, कैसे जुबान चला रही है और तू चुपचाप देख रहा है। ना जाने इसे देखकर तुझ पर कौन सा जादू चल गया। ले जाओ इसे मोनी, मेरी नजरों के सामने से। मुझे इसकी शकल भी नहीं देखनी अब। ताई बोली। मृदुल ने आगे बढ़कर आलिया को खींच के बिस्तर से उठाया और दरवाजे की तरफ धक्का दिया। थप्पड़ खाकर और सगी ताई के लफ्जों से लहूलुहान होकर आलिया कमरे से रोती हुई बाहर निकल गई। मोनी चुपचाप पीछे पीछे चल दी। अब उसे सब समझ आ चुका था कि आलिया बार बार इस शादी से इनकार क्यों कर रही थी। बबीता ताई का बर्ताव तो वो जानती थी, लेकिन मृदुल का ये रूप पहली बार सामने आया था। उसे साफ साफ समझ में आ गया था कि आलिया का भविष्य अंधेरे में डूब रहा है, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। मृदुल के घर वाले भी कल आ चुके थे और शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। चंद घंटों बाद ही शादी हो गई थी। आलिया फूलों से सजी सेज पर बैठी अपने उस पति का इंतजार कर रही थी जो बाहर से इंसान पर अंदर से दरिंदा था। डर के मारे उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई, उसने अपने घूंघट को और बड़ा कर लिया। वह डर के मारे कांप रही थी। कमरे में आते ही मृदुल ने दरवाजा जोर से बंद किया। आवाज इतनी तेज थी कि आलिया चौंक उठी। वह बेड पर सिर झुकाए बैठी थी और मृदुल एक विजयी अंदाज में हंसता हुआ उसकी ओर बढ़ा। आखिर जीत ही लिया ना तुम्हें, नकचड़ी लड़की। मृदुल की आवाज में वह जहर था जिसे वह कभी छुपा नहीं पाया। उसने घूंघट हटाया और आलिया के चेहरे की तरफ तंज भरी नजर डाली।
आलिया ने घबराकर अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की, मगर मृदुल का बर्ताव उस रात और भी ज्यादा बेरहम होता चला गया। आलिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कुछ कह नहीं पा रही थी, बस सोच रही थी क्या यही वो इंसान है जिससे उसे सारी उम्र साथ निभाना था। मृदुल कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बिस्तर पर बैठते हुए तंजिया हंसी में बोला, कितनी अकड़ थी ना तुम में, लेकिन अब तुम मेरी हो आलिया। आलिया ने सर झुकाए हुए कहा, कृपया मुझे तकलीफ मत दीजिए, मैंने कभी आपके साथ बदतमीजी नहीं की, मैं बस एक इज्जतदार जिंदगी चाहती हूँ। मगर मृदुल अब भी अपने अहम में डूबा था। तुम जैसी लड़कियां अक्सर नाटक करती हैं, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, उसने कहा। आलिया ने डबडबाई आंखों से कहा, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि मैंने तो किसी गैर मर्द से बात तक नहीं की, अपने घर वालों की हर बात मानी, हर काम किया, फिर भी आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं। उसकी आवाज में गम, लाचारी और बेबसी थी, लेकिन मृदुल को उसकी तकलीफ समझ में नहीं आ रही थी। वह गिलास में शराब उड़ेल रहा था और अपने ही घमंड में मस्त था। आलिया खामोश होकर सब देखती रही। नशे में धुत मृदुल थोड़ी देर बाद वहीं सोफे पर गिर पड़ा। आलिया ने कांपते हुए उसके जूते उतारे, कंबल उड़ाया और चुपचाप बिस्तर पर चली गई। एक हफ्ते बाद मृदुल आलिया को लेकर कनाडा चला गया। आलिया की सास भी उसकी ताई की तरह तेज तर्रार थी और आलिया के साथ बहू जैसा नहीं बल्कि नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। आलिया जो एक नर्क से निकलकर दोबारा दूसरे नर्क में आ चुकी थी। कुछ महीनों बाद एक दिन आलिया की सहनशीलता जवाब दे गई। एक दिन उसने साहस करके मृदुल से कहा, देखिए मृदुल, बहू को घर की इज्जत कहा जाता है, लेकिन यहाँ मुझे गुलाम समझा जा रहा है। आपकी माँ मुझे हर वक्त ताने देती हैं, काम करवाती हैं और सबके सामने जलील करती हैं। मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब मेरी सहन करने की क्षमता की भी एक हद है। मृदुल ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी माँ की इज्जत करनी होगी। हमारी परंपराओं में बड़ों की बात टाली नहीं जाती। अगर एक और बार तुमने जुबान चलाई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आलिया की आंखें भर आईं। मैं तो हमेशा आपका और आपकी माँ का ख्याल रखती हूँ, सब काम करती हूँ, सब कुछ सहती हूँ, आपकी मार भी सही। उस मार में मेरा बच्चा भी चला गया, लेकिन आपने एक बार भी मुझे इंसान नहीं समझा। आखिर और क्या चाहिए आपको। मृदुल तेज गुस्से में बोला, अगर तुम्हें मेरी माँ से बात करनी है तो इज्जत से पेश आना होगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी माँ से इज्जत से पेश आना होगा। मृदुल ने सख्त लहजे में कहा, और अगर जुबान चलाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आलिया के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था। वह आखिरकार फूट पड़ी, आप जैसे मर्द और उनकी माँओं की यही सोच होती है, बहू को इंसान नहीं नौकर समझते हो। मृदुल का पारा चढ़ गया और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसने अपनी पत्नी की बात सुनने के बजाय उस पर हाथ उठा दिया। चीख सुनकर उसकी सास कमरे में आ गई, लेकिन आलिया को बचाने के बजाय उन्होंने उसी पर इल्जाम मढ़ दिया, निकाल दो इसे घर से मृदुल, हम इससे परेशान आ चुके हैं। और आखिरकार मृदुल ने गुस्से में आकर आलिया को तलाक देने को कह दिया और घर से निकाल दिया। बाहर निकलते हुए आलिया के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसका जिस्म दर्द से भरा था और आंखों में बेबसी का समुंदर। मोहल्ले के लोग खिड़कियों से झांकते रहे, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। एक साल बाद अब वह एक तलाकशुदा लड़की थी, समाज की नजरों में बेजान और दूसरे दर्जे की। वो अपने ताऊ ताई के पास वापस लौट आई। कोई और दूसरा विकल्प भी उसके पास नहीं था। माँ बाप तो उसे पहले ही छोड़कर जा चुके थे। कोई भाई बहन भी उसका सगा नहीं था। वह अपने माँ बाप की एक लौती औलाद थी। ताऊ ताई ने ना चाहते हुए भी समाज के डर से उसे रख लिया था, क्योंकि घर में उसके पापा का भी हिस्सा था। नहीं रखते तो समाज सवाल करता, लेकिन वो उनके लिए एक बोझ थी। बस अब कौन करेगा इससे शादी, यह सवाल हर जगह उसके सामने था। जब मोनी ने अपनी बबीता ताई को यह कहते सुना, अब जो भी मिले वही कबूल कर ले, कौन कुंवारा करेगा इससे शादी, तो वह अंदर तक हिल गई। ताई
आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? मोनी का दिल तड़प उठा था। उसे अब समझ में आ गया था कि आलिया ने अपने रिश्ते को क्यों तोड़ दिया। वह जुल्म सहती रही मगर किसी ने भी उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। इस लड़की की वजह से तुम्हारे अच्छे अच्छे रिश्ते वापस जा रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं तुम्हारी सगी भतीजी को तलाक क्यों हुआ। ताई जी, आप मेरे लिए परेशान मत हो। आप मोनी की शादी कीजिए। मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी। आलिया ने सर झुकाए उदासी और बेबसी के आलम में कहा, मेरी पहली शादी का अनुभव ऐसा जख्म देकर गया है जिसकी टीस आज भी दिल में महसूस होती है। दूसरी शादी का ख्याल आते ही दिल डर और बेचैनी से घिर जाता है। वाह, क्या बात कर दी तुमने। बबीता ताई तिलमिला उठी। क्या हम मोनी को यूं ही बिठा दें? अरे लड़की, तुम तो जैसे कश्मीर का मसला बन गई हो। लोग तुम्हारे बारे में 10 तरह के सवाल करते हैं हमसे। मोनी के लिए बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आ रहे हैं लेकिन तुम्हारी वजह से सब हाथ से निकलते जा रहे हैं। ताई, ऐसी बातें मत करें। आलिया पहले ही दुखों के अंगारे पर चल रही है। आपके सख्त शब्द उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे हैं। मोनी को यह बात बहुत चुभ रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी प्यारी कजिन आलिया का दिल बार बार दुखाया जाए। तू खामोश हो जा मोनी, ना समझी की बातें मत कर। हम उसके दुश्मन नहीं हैं, हम उसके भले के लिए सोच रहे हैं। बबीता ताई ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने रिश्ते वाली आंटी से बात की थी। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। अमन नाम है लड़के का, पेशे से मिस्त्री है, अच्छा कमाता है। बेचारे की बीवी मर गई है, 3 छोटे बच्चे हैं। ना कोई सास ससुर का झंझट, ना नंदों का झमेला। अकेला आदमी है। हमारी आलिया वहाँ रानी बनकर रहेगी। वैसे भी अब उसके लिए कोई कुंवारा रिश्ता आने वाला नहीं है। अब उसे ऐसा ही रिश्ता अपनाना होगा जो उसे सहारा दे सके। एक दिन मौका देखकर बबीता ताई ने आलिया को अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा धीरे से बंद कर लिया ताकि किसी को उसकी बातों की भनक ना लगे। फिर आलिया से बोली, जो कुछ मैं कहने जा रही हूँ वह सिर्फ हमारे बीच रहना चाहिए। बबीता ताई की आंखों में गुस्सा भरा था। आलिया का दिल धड़कने लगा। आलिया, तुम कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहोगी? तुम्हारी वजह से मोनी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लोग कहते हैं तुम ही खराब चरित्र की हो, इसीलिए मृदुल ने तुम्हें तलाक दिया। देखो, जिस घर में तलाकशुदा लड़कियां होती हैं वहां दूसरी लड़कियों का नसीब रुक जाता है। अगर तुमने हामी ना भरी तो मोनी का घर कभी बस नहीं पाएगा और हम लोग भी तुम्हारा बोझ सारी उम्र नहीं उठा सकते। इस घर में तुम अब ज्यादा दिन नहीं रह सकती। बबीता ताई की बातें किसी चाकू की तरह आलिया के दिल में उतरती चली गईं। मोनी की मासूम सूरत उसकी आंखों में घूमने लगी। आलिया ने कांपती आवाज में कहा, ताई जी, मैंने कभी मोनी के लिए बुरा नहीं सोचा। उसकी खुशियां मेरे लिए बहुत खास हैं। अगर मेरी शादी से उसका नसीब संवरता है तो मैं तैयार हूँ। जहाँ कहेंगी वहीं शादी कर लूंगी। लेकिन आप इस बात का जिक्र किसी से ना करें, मोनी से भी नहीं। इस तरह आलिया ने दिल पर भारी बोझ के साथ हाँ कर दी। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी कफन में लपेट कर दफन कर रही हो। चाचा चाची कुछ महीने पहले गांव वापस आ गए थे। अब मोनी, चाचा चाची सब गांव में ही रह रहे थे। चाची भी उसे दिन रात ताने देती थी। आलिया का दूसरा विवाह अमन नाम के एक अधेड़ व्यक्ति से हुआ जिसकी उम्र 35 वर्ष थी और जो 2 बच्चों का पिता था। वह एक मेहनती मिस्त्री था। आलिया ने उसे कभी नहीं देखा था, ना ही वह इस रिश्ते के बारे में कुछ खास जानती थी। उसने बहुत कम उम्र में जिंदगी के ऐसे अनुभव झेले थे जिन्होंने उसे भीतर तक झुलसा दिया था। अब उसकी ख्वाहिश बस इतनी थी कि कोई उसे इज्जत दे, सुकून दे। मोहब्बत बात की बात है, लेकिन पहले इज्जत चाहिए। शादी की रात अमन ने आलिया को एक पुराना जेवरात का डिब्बा पकड़ाया और बोला, ये मेरी पहली बीवी के कुछ गहने हैं। वक्त के साथ इनकी चमक फीकी हो गई है, लेकिन मैं इन्हें पॉलिश करवा दूंगा ताकि फिर से निखर जाए। आलिया ने चुपचाप वो डिब्बा थाम लिया। उसकी आंखें झुकी रहीं। अमन फिर बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बातों का ढंग नहीं आता, लेकिन इतना जानता हूँ कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। मैं तो एक सीधा सादा और आम इंसान हूँ। बस इतना कहूँगा
कि तुम्हारे बीते कल को टटोल कर तुम्हें दुखी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा आज ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो गुजर गया वह इतिहास हो गया, अब सिर्फ आज है और यही मेरा सब कुछ है। उसकी आवाज की गहराई में एक ऐसी सादगी और अपनापन था कि आलिया की नजरें अनायास ही अपने हमसफर पर टिक गईं। वह कोई दिखावे वाला इंसान नहीं था, आम शक्ल सूरत, सांवला रंग, सादे कपड़े, लेकिन उसके बात करने के ढंग में जो विनम्रता और गहराई और सम्मान था, उसने आलिया को कहीं भीतर तक छू लिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके लफ्जों से सुकून का कोई दरिया बह रहा हो। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने एक बार भी आलिया के अतीत को कुरेदने की कोशिश नहीं की थी। उसकी हर बात में सिर्फ इज्जत थी, अपनापन था और भरोसा था। आलिया समझ गई थी कि इंसान की असली खूबसूरती उसके किरदार और बर्ताव में होती है, ना कि बाहरी चमक दमक में। आज आलिया एक पुरुष का ऐसा रूप देख रही थी जिसमें सिर्फ अपनापन और सच्चाई थी। नजरों का सामना हुआ तो अमन उस लड़की को देखकर कुछ पल के लिए ठहर सा गया। वह मासूम और साफ दिल लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गम का समंदर था। अमन नरम लहजे में बोला, आलिया, अपने दिल से हर डर निकाल दो। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, किस्मत हर बार नाराज नहीं होती। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दूं कि तुम्हें अतीत की कोई कड़वी याद कभी परेशान ना करे। मैं यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा और ये रिश्ता मैं दिल से निभाऊंगा। उसका पहला पति मृदुल चाहे पढ़ा लिखा था, मगर उसकी सोच में घोर अंधकार था। पहली ही रात को उसने आलिया की आत्मा को ऐसा घायल किया कि उस दर्द की टीस आज भी बाकी थी। लेकिन अमन वह पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसके रवैये, उसकी भाषा और उसके व्यवहार ने आलिया को ऐसा सुकून दिया जिसकी उसे ताउम्र तलाश थी। बच्चे कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, आलिया ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। हाँ, यही है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठहरो, मैं उन्हें बुलाता हूँ। अमन आलिया की बच्चों में दिलचस्पी देखकर बेहद खुश हुआ। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। आलिया, तुमने मेरे बच्चों के बारे में पूछा, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। आलिया बोली, अब वे सिर्फ आपके नहीं, मेरे भी बच्चे हैं। उसकी यह बात अमन के दिल के सबसे कोमल कोने में उतर गई। कुछ देर बाद अमन बच्चों को लेकर कमरे में आया। यह मेरा बड़ा बेटा कबीर है, 6 साल का। यह अभय है, 4 साल का। दोनों बच्चे आलिया को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। छोटा बेटा अभय धीरे से अमन के पास आया और फुसफुसाकर बोला, पापा, यह कौन है? अमन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, यह तुम्हारी नई मम्मी है। लेकिन पापा, हमारी मम्मी तो तारा बन गई है। अभय ने अपनी तोतली जुबान में कहा, हाँ बेटा, वो तो अब ऊपर चली गई हैं, लेकिन अब ये तुम्हारी छोटी मम्मी है, अमन ने प्यार से कहा। अभय की मासूम बात सुनकर आलिया की आंखों में नमी तैर गई। उसने उस मासूम को अपनी गोद में ले लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। आलिया जानती थी वह दर्द क्या होता है जब कोई बच्चा माँ बाप की छांव से वंचित होता है। उसने खुद यही सब झेला था। उसने बच्चों को सीने से लगाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें कभी उदास नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिनके पास माँ बाप होते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। उसने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया। दूसरी तरफ अमन खामोशी से आलिया को देख रहा था, उस भली औरत को जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। वह सोच रहा था, सौतेला या सगा कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर मोहब्बत और इज्जत हो तो हर रिश्ता मुकम्मल होता है। आलिया को एक ऐसा जीवन साथी मिला था जो सच्चा सहारा देने वाला और सबसे ज्यादा इंसानियत से भरपूर था। अब उसकी जिंदगी में सुकून था, इत्मीनान था। ऐसा लगता था जैसे हर बीते दुख की जगह अब खुशियां ले रही थी। वह लड़की जो कभी टूटी हुई थी, अब खुद को फिर से जीते हुए महसूस कर रही थी। अब वह अकेली नहीं थी, वह 3 बच्चों की माँ थी, 2 अमन के और एक उसकी खुद की बेटी जो शादी के 1 साल बाद हुई थी। आलिया का परिवार अब पूरा हो चुका था। उसे एक सच्चा प्यार करने वाला पति भी मिल गया था, 2 बेटे भी थे और एक बेटी भी। वहीं मृदुल, जिसने दूसरी शादी की थी, उसकी दूसरी बीवी ने उसे तलाक दे दिया था, क्योंकि उसकी शराब की लत और बुरे व्यवहार की वजह से वह उसे झेल नहीं पाई थी। और अब मृदुल की और शादियां भी नहीं हो रही थी, क्योंकि वह दिन पर दिन और ज्यादा शराब पीने लगा था और यह बात सब जगह फैल गई थी।
ताऊ और ताई की जिंदगी भी अब तकलीफों से भर गई थी, क्योंकि मृदुल को उन्होंने कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया था और वह दौलत पैसा सभी चीज शराब में बर्बाद कर चुका था। उनके घर में अब दो वक्त की रोटी मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होती थी। चाचा चाची भी उनसे अलग हो गए थे। वहीं आलिया के आने से अमन का परिवार निखर गया था। वो अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता था जो उसे आलिया मिली, जिसने उसके बच्चों को भी दिल से अपनाया। अमन अब मिस्त्री से ठेकेदार हो गया था और बड़े बड़े मकानों का, बिल्डिंग्स का उसे काम मिलता था। वो अब शहर में रहता था। उसने एक अच्छा घर भी बनवा लिया था, गाड़ी भी ले ली थी। आज अमन और आलिया की जिंदगी में प्यार भी था, रिश्ते भी थे और सुख सुविधा भी थी। उनका जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। दोस्तों, शादी अगर गलत व्यक्ति से हो जाए तो जिंदगी नर्क बन जाती है। वहीं जीवन साथी अगर इज्जत और मोहब्बत करने वाला हो तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है। आलिया तो अनाथ थी, उसके पास अपने जीवन साथी को चुनने का विकल्प नहीं था, क्योंकि उसको किसी ने यह अधिकार नहीं दिया था। लेकिन आप लोग इस बात का बेहद ध्यान दें कि जीवन साथी का चुनाव बेहद सोच समझ कर करें। सिर्फ ऊपरी दिखावे को ही महत्व ना दें, बल्कि किसी व्यक्ति को पहले जाने और समझें। एक अच्छा जीवन साथी वही हो सकता है जो व्यवहार का भी अच्छा हो, जो मोहब्बत और इज्जत दोनों चीजें दे। एक अच्छा जीवन जीने के लिए रुपया, पैसा और सुख सुविधा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनका व्यवहार भी मायने रखता है। अगर उनका व्यवहार खराब होगा तो जीवन में सुख शांति नहीं होगी और जीवन आप अच्छे से नहीं जी पाएंगे। आपको आलिया की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।